1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश को महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 3 अधिनियम पारित किए, जिसमें था 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसके उपबंध क्या क्या थे ये देखते हैं। अब वायसराय को नए प्रांतों का गठन एवं उनमें गवर्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई थी। मतलब ये कि अब वायसराय की शक्ति को क्या किया गया था और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि इन्हें नए प्रांतों के गठन का शक्ति दिया गया एवं उनके संचालन के लिए उसमें उन प्रांतों में गवर्नर एवं लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति की भी शक्ति दी गई थी। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो थी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो 4 थी, उसमें 5वां सदस्य को जोड़ा गया, जिसके बारे में कहा गया कि वो विधिवेता होना चाहिए, ज्यूरिस्ट होना चाहिए और ये कंपलसरी टर्म रखा गया, कंडीशन रखा गया। केंद्र सरकार को प्रांतों की सरकारों की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार शक्ति दी गई। अब भारत परिषद को एक विधायी संस्था बना दी गई और इसे विधि निर्माण का कार्य सौंपा गया। वायसराय की काउंसिल में सदस्यों की संख्या विस्तार किया गया। अब मिनिमम सदस्य 6 और मैक्सिमम सदस्य 12 हो सकते थे, जिसके कार्यकाल 2 साल का होगा और इसमें से कम आधे सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ये ऐसा भी प्रावधान किया गया। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य होंगे, मतलब गैर सरकारी का मतलब ये होता था कि जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे थे, ये सीधा समझ लीजिए, और इंग्लिश में इसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कह सकते हैं। कि 1862 में 3 भारतीय गैर सरकारी सदस्य को मनोनीत किया। इसमें से बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव जो थे ग्वालियर के सिंधिया के प्रधानमंत्री के रूप में। 1859 में जो विभागीय प्रणाली आरंभ किया गया था उसे भी मान्यता दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। इसमें पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं, विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी। तो ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान हो जाएंगे। अगर वायसराय के परिषद ने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो भारत की सुरक्षा शांति के लिए खतरा हो, तो उस निर्णय को वायसराय द्वारा निरस्त किया जा सकता था, चाहे वो निर्णय मेजोरिटी से ही क्यों नहीं लिया गया हो, चाहे वो निर्णय बहुमत द्वारा ही क्यों न लिया गया हो। ये वायसराय को शक्ति दी गई कि उस निर्णय को निरस्त कर सकता था, समाप्त कर सकता था। वायसराय अब आपातकाल की कंडीशन में विधान परिषद के सलाह लिए बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता था, ये अधिकार दिया गया। और विधान परिषद द्वारा पारित विधियों के विरुद्ध वीटो करने की भी शक्ति वायसराय को प्रदान की गई। और ये जो आपातकाल में जो अध्यादेश जारी करेगा वायसराय, उसका मैक्सिमम जो अवधि जो था कितने दिनों तक लागू रहेगा, तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रह सकता है। बम्बई और मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा संशोधन करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। मतलब प्रांतों को यहाँ पे अधिकार ज़्यादा दिया जा रहा है फिर से। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया। अब देख लेते हैं सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का भी कुछ, इसका हिस्ट्री की कैसा रहा नहीं रहा। तो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो 1773 में शुरू हुआ और चरम सीमा तक मैक्सिमम कहाँ पे था, तो 1833 के अधिनियम में देखे थे। और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया, तो कह सकते हैं कि अभी जो देखे हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषदों का गठन किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बंगाल 1862 में, पंजाब 1897 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 में। अभी भी वित्त या बजट जो फाइनेंस बजट जो था उस पर चर्चा का कोई अनुमति नहीं दिया गया था। अब गृह, राजस्व, वित्त, सेना एवं कानून के 5 सदस्य हो सकते थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। कौन कौन से? गृह, राजस्व, वित्त, सेना और कानून से होते थे 5 सदस्य। किसमें? तो कार्यकारिणी परिषद। किसके कार्यकारिणी परिषद? तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कांग्रेस जो 1885 में बनी, उसके बाद भारतीय लोगों ने एक मन से ये मांग करने लगे कि हमें भी सत्ता प्रशासन में भागीदारी दो, अन्यथा
स्वतंत्रता को लेकर विरोध गतिरोध तो और बढ़ते ही जाएंगे। इससे ब्रिटिश पर दबाव बढ़ने लगे एवं भारतीयों को प्रशासन एवं एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन या कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, विधि निर्माण इत्यादि में भाग लेने के लिए पहल किया जाने लगा। अब देख लेते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम के कुछ प्रावधान। तो विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद और या केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्यों की संख्या अब न्यूनतम 10 कर दी गई और मैक्सिमम 16, जिसमें मैक्सिमम जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे 10 होंगे, मतलब 10 से कम ही सदस्य होंगे, हो सकते हैं गैर सरकारी सदस्य। प्रांतीय कार्यकारिणी, जबकि प्रांतीय कार्यकारिणी में जैसे कि बम्बई और मद्रास में 8 से 20 कर दिया गया, बंगाल प्रांत में 8 से 20 और उत्तर पश्चिमी प्रांत जो ये छोटा था उसमें 8 से 15 कर दिया गया। मतलब मिनिमम 8 हो सकते थे और मैक्सिमम, अगर बड़े प्रोविंस है तो 20 और छोटे प्रोविंस है तो 15। यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्या भले ही बढ़ाई गई, फिर भी अभी भी भारतीय जो थे या फिर कह सकते हैं गैर सरकारी मेंबर्स जो थे बहुमत में नहीं आए थे। अभी भी सरकारी सदस्य या फिर ऑफिशियल मेंबर्स ही जो थे बहुमत में थे। विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति प्रदान किया गया। अब ये देखते हैं कि ये जो अतिरिक्त मेंबर होंगे, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति जो करेंगे वायसराय अपने शक्ति के हिसाब से, तो किनके रिकमेंडेशन या किनके सिफारिश के बेसिस पे करेंगे। और सीएलसी या पीएलसी केंद्रीय व्यवस्थापिका में किसके सिफारिश पे करेंगे और प्रांतीय परिषद में किसके सिफारिश पे करेंगे, ये देखते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका विधायिका में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति वायसराय द्वारा जो होगा, प्रांतीय परिषदों एवं बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर किसके द्वारा किया जाएगा, वायसराय द्वारा किया जाएगा। जबकि प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अतिरिक्त गैर सदस्यों की नियुक्ति जिला बोर्ड, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर वायसराय द्वारा किया जाएगा। इन गैर सरकारी या फिर नॉन ऑफिशियल सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। अब ये भी जान लीजिए कि अधिनियम में जो है चुनाव जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि चुनाव के जगह पे इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर किया जाने वाला नामांकन की प्रक्रिया इसे कहा गया है। इसे चुनाव नहीं किया गया है अधिनियम में। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेशन और इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे। विधान परिषदों में कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, मगर अनुपूरक प्रश्न जो थे अभी भी इन्हें पूछने की शक्ति नहीं दी गई थी और ना ही तो वोटिंग राइट दिया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में देखे थे कि ना तो इन्हें कोई प्रश्न पूछने का अधिकार था, ना ही तो वोटिंग राइट था, मतलब बहस का अधिकार ही नहीं था। किसमें? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। लेकिन इसमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम में इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था और ना ही वोटिंग राइट अभी तक दिया गया। अब देख लेते हैं कि ये अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं या फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं। अगर कोई सवाल या प्रश्न जो है पूछा गया और उस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया, तो उसी उत्तर से अगर फिर से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उस क्वेश्चन को उसे अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं। यह एक तरह का समझ लीजिए कि क्या है, क्रॉस क्वेश्चन है, क्योंकि आपने सवाल पूछा और उसका जवाब दिया गया और उन्हीं के जवाब में से कुछ आपको आपत्तिजनक या फिर कोई भी सवाल पूछना है तो आपने सवाल पूछा तो उसी सवाल को अनुपूरक प्रश्न बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोला जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उस टाइम मार्ले भारत सचिव थे, जबकि मिंटो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जो लाया गया, किस समिति के सिफारिश पे लाया गया या फिर पारित किया गया था इसे, तो इसे अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को किसको? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो भी फॉल्ट था उसकी कमियों को दूर करना। प्रोविजन है इसके क्या कहते हैं, तो सीएलसी और पीएलसी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्यों का स्ट्रक्चर अब कैसा कैसा है ये देख लेते हैं। तो इसे 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, जिसमें से 27 जो होंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, और 33 जो होंगे उनका नॉमिनेशन होगा एज ए आधिकारिक और सरकारी ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में। अब इसमें मैक्सिमम जो आधे सदस्य होंगे ना गैर सरकारी होंगे, मैक्सिमम आधा सदस्य, मतलब ये कि ये 50 से कम ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50% हो सकते हैं कौन से गैर सरकारी सदस्य। तो इस बात से तो स्पष्ट है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में आधिकारिक या ऑफिशियल जो मेंबर्स थे वो बहुमत को बनाए रखे, मगर प्रांतीय विधान परिषदों में गैर आधिकारिक या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे या गैर सरकारी मेंबर्स जो थे वो बहुमत में आ गए थे। सारे प्रांतों में सदस्यों की संख्या समान नहीं थी। अब ये तो ऑब्वियस था, क्योंकि सारे प्रांत भी अलग अलग साइज के थे। बड़े प्रांतों में परिषदों में मैक्सिमम संख्या कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया था, जबकि वहाँ पे 8 से 20 था पहले, तो उसे बढ़ा करके 20 से इसको 50 कर दिया गया डायरेक्ट। और छोटे प्रांतीय परिषदों में मैक्सिमम सदस्य संख्या बढ़ा करके 30 कर दिया गया था, जबकि वहाँ पे था 1892 में 15 था। अब सीएलसी में 4 प्रकार के सदस्य होंगे, कौन कौन से, तो एक तो सरकारी या आधिकारिक या ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, दूसरे गैर सरकारी या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, तीसरे निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और चौथे जो होंगे एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य होंगे। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सीएलसी और पीएलसी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर बहस करने के साथ साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, मगर वोटिंग राइट अभी भी नहीं दिया गया। अब ये बात समझिए कि 1861 में तो ना तो वोटिंग राइट था, ना ही तो बहस का अधिकार था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया और ना ही तो वोटिंग राइट दिया गया। लेकिन 1909 का भारत परिषद अधिनियम में इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन वोटिंग राइट अभी भी नहीं दिया गया है। पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो इस अधिनियम का, भारत परिषद अधिनियम 1909 का सबसे विवादित और सबसे कंट्रोवर्शियल प्रावधान था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता द्वारा ही होगा। किसमें, पृथक निर्वाचन क्षेत्र में। सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने के कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ फूट डालो शासन करो जैसी नीति का नींव डाला गया। पहली बार भारत परिषद के कार्यकारिणी परिषद, भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल कब किया गया, ऐसा प्रावधान किस अधिनियम में था, तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1909। अब देख लेते हैं कि भारत परिषद जो इंग्लैंड में था उसमें कौन कौन से भारतीय शामिल हुए। तो सबसे पहले 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी शामिल हुए भारत परिषद में, और जबकि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में ज्यूरिस्ट यानी विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। अब देख लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में किसने क्या कहा। तो गांधी जी का मानना था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड का मानना था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाह के मध्य एक अधूरा अल्पकालीन समझौता है। के मुंशी ने इनके बारे में कहा कि इन्होंने उभरते प्रजातंत्र को मार डाला, जबकि मजूमदार का मानना था कि 1909 के सुधार अधिनियम जो थे केवल चंद्रमा के चांदनी के समान थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है और किस परिपेक्ष में दिया गया है, ये कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान में रखिएगा।